कैपिटल अकाउंट में कोई नई बात नहीं है, केवल आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि रिटायर होने वाले साझेदार का सीडी नहीं आएगा, उसको या तो नगद देना पड़ेगा तो कैश, उधार है तो लोन, और अगर दोनों है तो कैश और लोन दोनों आ जाएंगे। कैश तो कैश में कम हो जाएगा, लोन कैपिटल की तरह दिखा देंगे, लायबिलिटी की लायबिलिटी। कैसे हैं आप? 12th क्लास में हमारा रिटायरमेंट का चैप्टर चल रहा है और उसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ें सारी बता दी थी लास्ट क्लास में। आप ये पिछली क्लास जाके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि रिटायरमेंट का एक कंप्लीट क्वेश्चन किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए अपना ज़्यादा टाइम ना लगाते हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 31 ले लिया है, अनसोल्व्ड क्वेश्चन नंबर 31 पहला ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें काफ़ी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। मैं इसी में काफ़ी तुम्हें पॉइंटों को चेंज करके भी बताऊंगा सारे सब कुछ कि इस तरह से आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये एडजस्टमेंट्स लिखी हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये बैलेंस शीट लिखी हुई जो क्वेश्चन में दे रखी है। इसने कहा हमें कि आप नेसेसरी अकाउंट्स और नेसेसरी जर्नल एंट्रीज आप बनाइए, ठीक है। तो स्टार्ट करें। देखिए हम अपने 8 स्टेप याद रखेंगे जो मैंने आपको बता रखे हैं। सबसे पहला नंबर 1 न्यू रेशो। क्या निकालते हैं पहले? न्यू रेशो। एक्स वाई और जेड पार्टनर हैं, उनकी रेशो 1 1 और 1 है, ठीक है। जेड है वो रिटायर हो जाता है और कुछ नहीं कर रखा क्वेश्चन में, कोई एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं कर रखा कि जेड का हिस्सा किस प्रकार से एक्स और वाई के द्वारा लिया गया, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन उसमें नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, देखो मैंने पूरा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जिस पॉइंट को हम पढ़ेंगे केवल उसी पॉइंट को हम माइंड में रखेंगे, इसके अलावा हमने कुछ भी माइंड में नहीं रखना। तो न्यू रेशो निकालेंगे सबसे पहले एक्स और वाई। जेड तो रिटायर हो चुका है, जेड रिटायर हो चुका है तो और कुछ है नहीं, जेड को हटा दीजिए तो एक्स और वाई की रेशो होगी 1 और 1, 1 और 1। अगर कुछ ये होगी न्यू रेशो, और फिर हमें चाहिए गेनिंग रेशो। अगर कुछ भी नहीं है तो यही गेनिंग रेशो भी है। तो पहला पॉइंट भी क्लियर, न्यू रेशो। सेकंड पॉइंट भी क्लियर, गेनिंग रेशो। थर्ड पॉइंट क्या हमारे पास में? थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि आप गुडविल की गणना करते हो कि गुडविल कितनी है। तो देखिए गुडविल के लिए क्वेश्चन में दे रखे लास्ट पॉइंट कि गुडविल की आपको कैलकुलेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 1 ईयर परचेज ऑफ द ईयर ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट। पिछले 3 सालों का जो प्रॉफिट दिया हुआ है, 2015 का 1,20,000, 2016 का 1 लाख रुपए और 2017 का 95,000 रुपए, इन तीनों के औसत एवरेज के आधार पर 1 वर्ष से गुणा करके आप गुडविल की गणना करिए। तो सबसे पहले तो आप जो पार्टनर रिटायर होने वाला होता है उसके हिस्से की आपको गुडविल चाहिए होती है, थर्ड पॉइंट। लेकिन वो गुडविल तो दे नहीं रखी, नहीं दे रखी तो हम सबसे पहले निकालेंगे। तो अगला पॉइंट हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ जेड शेयर ऑफ गुडविल, जेड शेयर ऑफ गुडविल। जेड जो रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा हम किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल गुडविल निकलेगी, तो लिखो टोटल गुडविल, टोटल गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही होगा ना एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो 1 है, ये रहा, और एवरेज प्रॉफिट 3 सालों का निकाल लो। तो सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,20,000 रुपए प्लस 1 लाख रुपए और प्लस में 95,000 रुपए, और इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। इस तरह से आपके पास में एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 1 और 1 2 और 1 3, 3,15,000 रुपए आपका टोटल हो गया। और इसको अगर 3 से भाग करेंगे हम तो 1,05,000 रुपए आपके पास में टोटल गुडविल आ गई, एवरेज प्रॉफिट आ गया किसका? बिजनेस का। गुडविल निकाल दिए। सो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मतलब 1,05,000 रुपए, ठीक है, और उसको गुणा में 1 मतलब सेम 1,05,000 रुपए आपके पास में अमाउंट आ गई गुडविल। गुडविल किसकी? ये पूरी फर्म की। हमें किसका चाहिए? हमें तो जेड का हिस्सा चाहिए। तो लिखो जेड शेयर ऑफ गुडविल, जेड शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 1,05,000 टोटल, उसका 1/3, 1/3 इसका हिस्सा दिया हुआ है। 1/3 अगर आप कर दोगे तो 3 3 और 3 5 15, 35,000 रुपए आपको जेड की गुडविल आ गई। आ गया पॉइंट? तो ये था थर्ड पॉइंट। क्लियर हुआ? पहला पॉइंट न्यू रेशियो, सेकंड पॉइंट गेनिंग रेशियो,
थर्ड पॉइंट, रिटायर होने वाले साझेदार का हिस्सा निकालना गुडविल। वो कब निकलेगा? जब आपको टोटल गुडविल निकलेगी। तो ये हिस्सा है। अब इसकी क्या करेंगे हम? एंट्री करेंगे। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू रिटायरिंग पार्टनर मतलब जेड, और जेड का हिस्सा 35,000 रुपए है। और इसको गेनिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो थी दोनों की 1 और 1, 1 और 1 का मतलब आधा आधा, 17,500 रुपए इसके हो गए और 17,500 रुपए इसके हो गए। ये हो गई हमारी पहली एंट्री। बैलेंस शीट में 33,000 रुपए दे रखे हैं, तो ये कौन सी गुडविल है? ये ओल्ड गुडविल है। और ओल्ड गुडविल को हम क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। और राइट ऑफ कौन करेंगे? ओल्ड गुडविल। किसकी? ये बैलेंस शीट किसकी है? पुराने पार्ट नहीं, मतलब सबकी। जब भी कोई एसेट्स आती है तो डेबिट और जाए तो क्रेडिट, इसका मतलब गुडविल यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी। और ओल्ड पार्टनर, ओल्ड ओल्ड मतलब यहाँ पे ओल हैं, एक्स वाई जेड तीनों ही ओल्ड हैं। तो एक्स डेबिट, वाई डेबिट और जेड डेबिट। और कितने रुपए हैं? 2 गुडविल के, 2 गुडविल है 33,000। और इसको ओल्ड रेशियो मतलब इक्वल रेशियो में बांट देंगे। 11,000 रुपए आप तीनों को दे दीजिए। ये लीजिए, क्लियर हुआ पॉइंट। इसके बाद मैंने कहा था ना, एंट्री चेक कर लीजिए एक बार, गुडविल देख ली और देख लीजिए दोनों साइड में। क्रेडिटर, जर्नल रिजर्व, ये रहा पॉइंट, देखिए जर्नल रिजर्व 60,000 रुपए, इसको बांट दीजिए। थर्ड एंट्री, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट और टू एक्स वाई जेड, तीनों पार्टनर को दे दीजिए, एक्स वाई और जेड को। और पैसे हैं 60,000 रुपए, तो 60,000 रुपए को हम बांट देंगे, 20-20 हजार रुपए तीनों में आ जाएंगे। नरेशन जरूर लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है। जर्नल रिजर्व, ट्रांसफर इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। ये है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड तो लायबिलिटी होती है, वो बढ़ता नहीं है। तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारा चला गया। गुडविल हमने खत्म कर दी इसमें से, समझ गए कितना इजी पॉइंट। देखिए तो अब फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले क्या था? रेशियो, हम कर चुके। दूसरा गेनिंग रेशियो, वो भी हो चुका। तीसरा गुडविल की कैलकुलेशन, वो हमने करी और एंट्री कर दी, ठीक है। चौथा पॉइंट था गुडविल की एंट्री करना, वो हमने कर दी। पांचवा पॉइंट था कि दोनों साइड चेक करते थे और उसमें कोई रिजर्व वगैरह होता है उसकी एंट्री कर देते थे। हमने रिजर्व दिया हुआ उसकी एंट्री कर दी, ठीक है। उसके बाद था रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, सेम पॉइंट। तो अब मैं बना रहा हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए मैंने आपको बताया था, रीवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों आपको एक साथ बनानी, सॉरी रीवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट आपको एक साथ बनानी है। तो देखिए करते हैं शुरू। यहां मैं बना देता हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये लीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये लो। और यहां बना लेते हैं बैलेंस शीट, ये लीजिए बैलेंस शीट, ठीक है भाई। देखिए कैसे, अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया और ये बन गई आपकी बैलेंस शीट। अब करते हैं स्टार्ट। पहला पॉइंट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 5,80,000 रुपए। पहले कितनी है देखो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4 लाख रुपए, तो नई कितनी होगी? 5,80,000 रुपए। तो यहां लिख दोगे बैलेंस शीट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 5,80,000 रुपए और 1,80,000 रुपए की बढ़ गई तो आपको फायदा हो गया, और फायदा हो गया तो क्रेडिट कर दो। बाई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,80,000 रुपए, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट 47,000 रुपए और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है यहाँ पे 50,000 रुपए, तो इन्वेस्टमेंट हो गया 47,000 का, 47,000। और इसका मतलब 3,000 रुपए का कम हो गया तो घाटा हो गया, नुकसान हो गया। टू इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपए। नेक्स्ट, स्टॉक का वैल्यूएशन 94,000 रुपए। पहले कितना है? स्टॉक 1 लाख है, तो अब हो गया 94,000 रुपए का। लिखो स्टॉक 94,000 रुपए और पहले 1 लाख का, अब 94 का, 6,000 का घाटा हो गया। टू स्टॉक 6,000 रुपए कम हो गए। अगला पॉइंट ये भी हो चुका, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक। अब आ जाइए डेटर पे, कहता है 5% एक प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। 5% डेटर कितना है? 2 लाख है, 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। 5% कितना हुआ? 10,000। इसका मतलब है 10,000 का आपको घाटा हो गया। तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने रुपए? 10,000 रुपए। और यहां पे आ जाएगा डेटर कितने रुपए? 1,90,000 रुपए। चाहे आप लिख सकते हो, पहले लिखो 2 लाख रुपए माइनस में प्रोविजन 10,000 रुपए, टोटल 1,90,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये भी हो गया।
ट्रेडमार्क इज वैल्यूलेस, वैल्यूलेस का मतलब है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब जीरो। तो पहले कितना ट्रेडमार्क है 20,000 रुपए का, अब वैल्यू कितनी, जीरो, तो 20 का 20,000 का घाटा हो गया, ट्रेडमार्क 20,000 रुपए का घाटा, ठीक है। और यहां भी चाहो तो लिख लो ट्रेडमार्क कितना, नील, यहां तो कोई वैल्यू ही नहीं है, समझ गए, जीरो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट, तो लिखना कोई जरूरी नहीं है वहां पे, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। ट्रेडमार्क, क्रेडिटर, क्रेडिटर इंक्लूड्स ए ₹12,000 नॉट टू बी क्लेम्ड, नाउ नॉट टू बी क्लेम्ड। क्रेडिटर में आपके 12,000 रुपए की एक अमाउंट ऐसी है जिसका अब कोई भुगतान नहीं होना, मतलब उसका भुगतान करने की कोई संभावना है ही नहीं, तो आपको फायदा होगा कि नहीं होगा, तो फायदा हो गया 12,000 रुपए का बाई क्रेडिटर, 12,000 रुपए का आपको हुआ फायदा। और क्रेडिटर की वैल्यू बैलेंस शीट में हो जाएगी कम। पहले कितने क्रेडिटर, पहले है आपके पास 1,09,000 रुपए, इसमें से 12,000 कम कर दीजिए, 9 3 97, 97,000 रुपए आपके पास में वैल्यू आ जाएगी क्रेडिटर की। समझ में आ गया, क्रेडिटर भी क्लियर। 1 ईयर ये हम कर चुके, तो ये लो भी सारे एडजस्टमेंट पूरे, समझ में आ गई बात। तो ये था कि हमने सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दी, ये सारे एडजस्टमेंट हमने पूरे कर दिए, ठीक है। ये लीजिए, ये हो गया अपना एडजस्टमेंट पूरा सारा, आगे समझ में। तो अब क्या करेंगे हम, देखो कितना इजी वे है कि हम जो भी एडजस्टमेंट पढ़ेंगे बैलेंस शीट में और रिवैल्यूएशन में दोनों में साथ साथ लिखते जाइए, आपको डबल डबल मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अब रिवैल्यूएशन का टोटल कर लीजिए, कौन सा ज्यादा, ये 1,80,000, तो यही ज्यादा है। तो अब इसका अगर हम टोटल करते हैं तो 1,80 10 1,90, 1,92,000 रुपए हमारे पास में टोटल आया, 1,92,000 का फायदा हो रहा है इसमें। और इधर ये चला जाएगा 20 और 10 30 और 10 मान लो एक बार 40,000 रुपए अगर मैं इसमें कम कर दूं तो 1,52,000 रुपए, एक वापस बढ़ा दो, 1,53,000 रुपए, 1,53,000 रुपए का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो यहां क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई और जेड, तीनों में बटेंगे भैया, और तीनों का हिस्सा कितना है, 1/3 1/3 1/3। तो इसका मतलब है 51,000 रुपए इसके, 51 वाई के और 51 जेड के। ये लीजिए आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के लिए ये ऊपर वाला जो स्पेस है हम इसको ले लेते हैं सारे को, ठीक है, इसको, लेकिन जर्नल एंट्री में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो क्यों ना मैं बैलेंस शीट को उठा लूं, ठीक है, बैलेंस शीट को उठा लूं। तो देखिए अब बैलेंस शीट में हमें क्या चाहिए, अब मान लीजिए कैपिटल अकाउंट बनके तैयार हो गया, सुनिए मेरी बात ध्यान से, मान लीजिए कैपिटल अकाउंट बनके तैयार हो गया, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट बनके तैयार हो चुका है, उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट के लिए पुरानी बैलेंस शीट देखेंगे। तो मैं पहले एक बार बैलेंस शीट कंप्लीट कर दूं, कैश लिख के छोड़ दो एक बार, कैश, ठीक है, ये आपने बाद में बनाना है, मैं स्पेस की वजह से बना रहा हूं क्योंकि इसको मैं मिटाऊंगा अभी, ठीक है। कैश 86,000 है, जो कैश चला जाएगा उसको माइनस कर देंगे, जो आ जाएगा उसको प्लस करके, और इस तरह से जो भी आ जाएगा, समझ में आ गया। तो ये पॉइंट भी क्लियर है आपका। डेटर कर चुके, हटा दो, स्टॉक हो चुका, इन्वेस्टमेंट हो चुका, ठीक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो चुकी, ट्रेडमार्क हो चुका, गुडविल हो चुका। तो इसका मतलब लिखा तो जा चुका है सब कुछ, इधर केवल कैश वाला पॉइंट छूटा था। इधर क्रेडिटर लिख चुके, जर्नल रिजर्व लिखना ही नहीं है, प्रोविडेंट फंड एज इट इज, प्रोविडेंट फंड सेम 20,000 रुपए। और कैपिटल, कैपिटल तो नहीं आएगी, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, एक्स की और वाई की, और जेड की तो कैपिटल आनी नहीं है, जेड तो रिटायर हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब एक बार 3 2 2 ये बात की बात है, माइंड में रखेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मतलब मैंने कैपिटल अकाउंट के बाद का हिस्सा तुम्हें बता दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब बना रहे हम कैपिटल अकाउंट, किस तरह से हम बनाएंगे, बड़े इजी वे में। आप देखिए कैपिटल अकाउंट है आपका ये लीजिए, स्पेस कम है, मैं उसी तरह से यूज करूंगा पूरा, आप ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। थोड़ा सा दिमाग तुम लगाओ, थोड़ा सा मैं लगाऊंगा, तो काम चल जाएगा, ठीक है। देखिए पर्टिकुलर एक्स वाई और जेड लिख दोगे, पर्टिकुलर एक्स वाई और जेड, ये हमारे पार्टनर हैं भाई, ठीक है। आगे देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी लिख लेना यहाँ पे, बाई बैलेंस बीडी। 3 लाख रुपए तो एक्स के हैं, 2 लाख रुपए वाई के हैं और 2 लाख रुपए जेड के हैं, 7 लाख रुपए ये थे टोटल, ठीक है।
और तो कुछ लिखना ही नहीं होता, कैपिटल में से बैलेंस उठाया और खत्म। अब देखिए कितना इजी है कैपिटल अकाउंट। अब हमने शुरू क्या करना है, कैपिटल अकाउंट से ठीक पहले जितने भी पॉइंट हमने लिखे हुए हैं वहां जहां जहां भी आपने कैपिटल पार्टनर्स का नाम यूज किया है आप उसको ट्रांसफर कर लीजिए। फर्स्ट नंबर 1, एक्स और वाई दोनों डेबिट हैं तो एक्स के खाते में लिख दीजिए 17,500 रुपए, वाई के खाते में भी 17,500 रुपए, और नाम हो जाएगा क्रेडिट वाला टू जेड, लेकिन जेड तो क्रेडिट है तो जेड के खाते में क्रेडिट कर दीजिए कितने रुपए, 35,000 रुपए, लेकिन नाम आएगा डेबिट, डेबिट में तो दो नाम है तो आप भी दो नाम लिखोगे, बाई एक्स और बाई वाई। लिखना है जेड के कॉलम में, लेकिन एक्स 17,501 और 17,501। इस तरह से टोटल 35,000 रुपए हमने जेड के खाते में लिख दिए, लेकिन लिखा है एक्स वाले 17,500 और वाई वाले। समझ में आ गई बात? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एक्स को डेबिट किया गया तो आप डेबिट कर दीजिए एक्स वाली अमाउंट, नाम क्रेडिट वाला, वाई को भी डेबिट कर दीजिए नाम क्रेडिट वाला, मतलब जेड ए के साथ आ जाएगा। अब जेड को क्रेडिट कर दीजिए लेकिन नाम डेबिट वाला, तो दो जगह लिखेंगे तो दोनों की अमाउंट अलग लिख दोगे, टोटल मिला के 35,000 अपने आप आ गए। ठीक है, तो ये एंट्री भी कंप्लीट। नेक्स्ट, एक्स वाई जेड फिर डेबिट किया गया है 11,000 रुपए से। 11,000 रुपये इसको ले लो, 11,000 इसके ले लो और 11,000 रुपये इसके ले लीजिए, नाम हो जाएगा टू गुडविल। ठीक है, ये भी क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट रिजर्व फंड, ये तो है ही। ठीक है, आगे एक्स वाई जेड तीनों क्रेडिट हैं तो आप क्रेडिट कर दीजिए 20,000 रुपये से, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये और 20,000 रुपये, और नाम लिख दीजिए डेबिट वाला बाई सिंकिंग फंड। ठीक है, या रिजर्व फंड जो भी था, ये कुछ भी था, रिजर्व फंड वगैरह जो भी नाम था आप इसका लिख दीजिए। ठीक है, समझ गए? ये पॉइंट भी क्लियर। इसके बाद एंट्री तो हो चुकी, इसके बाद क्या था, रिवैल्यूएशन अकाउंट 51,000 इधर है ना, प्रॉफिट हुआ था ना, तो प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलेगा, तो उधर इधर वाला हिस्सा उधर, उधर वाला इधर, तो ये ट्रांसफर कर दीजिए बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 51,000 रुपये इसके, 51,000 रुपये इसके खाते में और 51,000 रुपये जेड के खाते में, और इस तरह से ये भी कंप्लीट। और तो कुछ है ही नहीं, कितना इजी है कैपिटल अकाउंट बनाना। देखिए अब इसका आप टोटल कर लीजिए, ये लीजिए, ये कर दिया मैंने इसका टोटल, 30 और 20 50, 50 और 50 50, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख 5,000, 3 लाख 6,000, 3,06,000 रुपये इसका टोटल आ गया। कितना आ गया? 3,06,000 रुपये। तो 3,06,000 रुपये यहाँ लिख दीजिए। पहले जेड को ही निपटाइए, और कुछ नहीं कहता इसमें। ठीक है, कि जेड रिटायर हो रहा है, क्या कौन हो रहा है? जेड रिटायर हो रहा है, याद रखना। ठीक है, तो ये पॉइंट है 3,06,000 रुपये। समझ गया? तो अब देखिए आप अगला, इसको कर दीजिए टोटल, तो ये हो जाएगा 2,71,000 रुपये, और ये हो जाएगा आपके पास में 3,91,000 रुपये, सॉरी 71,000 रुपये, 3,71,000 रुपये, ये पॉइंट आ गया भाई। ठीक है, 3,71,000 रुपये, 2,71,000 रुपये और 3,06,000 रुपये। तो यहाँ लिख दो 3,71,000 रुपये, यहाँ लिख दीजिए 2,71,000 रुपये, और इस तरह से आ जाएगा टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी, और ये आ जाएगी इनकी कैपिटल। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मैं यहाँ थोड़ा चेंज करूँगा। अब जो पार्टनर रिटायर अगर हो जाता है तो उसके बैलेंस को आपने सी डी नहीं लिखना, याद रखना ये बात। ठीक है, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हो जाएगा उसको हमें पैसे का भुगतान करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में क्या कहता है वो देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहता है कि जेड रिटायर हो जाता है और उसके हिस्से का भुगतान कर दिया जाता है, तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि भुगतान कर दिया ना उसका 11,000 रुपये, अगर मैं इसमें से कम कर दूँ 6,000, 2,000, 5,000, 2,95, 2,95,000 रुपये का इसको भुगतान कर दिया। समझ में आ गई? एक पॉइंट। दूसरा तरीका, जेड रिटायर हो जाता है, इसको 95,000 रुपये नगद दिए जाते हैं, बाकी उसका लोन मान लिया जाता है, तो कैश में डाल दो 95,000 रुपये, और बाकी मतलब 2 लाख रुपये, वो हो जाएगा टू लोन अकाउंट, टू लोन अकाउंट। समझ गए? यहाँ पे कुछ नहीं कहता
तो अब सारा का सारा पैसा लोन में भी डाल सकते हो। 2,95,000 रुपये पूरा का पूरा लोन में चला जाएगा। टू लोन मतलब उधार है, अभी उसको हमने भुगतान नहीं किया है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, अब 2,71,000 में से आप इसको कर दीजिए कम। ठीक है, ये अगर आप कम करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2,60, 2,40, 2,40, 2,43, 43, 2,47, 2,42, 500, 2,42,500 रुपये आपके पास में आ जाएंगे। ठीक है भैया, और इस तरह से 3,71,000 में से अगर मैं कम करूं तो ये हो जाएगा 2,60, 60, 60, 3, 3, 3, 3,42,500 रुपये ये आ जाएगा। इस तरह से आपके पास बैलेंस आ जाएगा CD। इसका मतलब है CD बैलेंस केवल पुराने पार्टनर का आएगा। जो पार्टनर रिटायर हो चुका है उसको आपको या तो भुगतान करना पड़ेगा या लोन लेना पड़ेगा, या दोनों बातें आएंगी। समझ में आ गई बात। तो यही था इसमें नयापन और कुछ नहीं है। आगे जब भी आप क्वेश्चन करेंगे उनमें भी यही मिलेगा कि इसको 95,000 रुपये नगद दे दीजिए, बाकी उसका उधार है तो 95,000 कैश में डाल दो, बाकी लोन में डाल दो। सारा का सारा पैसा नगद में दे दो, सारा पैसा नगद में डाल दो। यही इसमें पॉइंट है। तो आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब बैलेंस शीट में केवल कैपिटल अकाउंट एक्स की कैपिटल कितनी है 3,42,500, वाई की कैपिटल कितनी है 2,42,500, 2, 3, 5, 5, 2, 2, 2, 4, 4, 85, 5,85, 5,85,000 रुपये आप यहाँ लिख देंगे। समझ में आएगी बात। और जेड का जो पैसा है वो लोन है, उधार है, तो आप लिखेंगे जेड लोन अकाउंट, जेड की कैपिटल नहीं लिखेंगे। और अगर हमने इसको भुगतान कर दिया टू कैश, भुगतान कर दिया, तो हमारे पास जो शुरू में जो कैश था, मैंने कहा था कैश बैलेंस लिखो और उसमें से माइनस कर देना, जो बैलेंस आए वो लिख देना। समझ में आ गई बात। तो ये पॉइंट था भाई आपका, और फिर बैलेंस शीट टोटल कर देंगे आपकी आ जाएगी। तो इसमें यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में कोई नई बात नहीं है, केवल आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि रिटायर होने वाले साझेदार का CD नहीं आएगा, उसको या तो नगद देना पड़ेगा तो कैश, उधार है तो लोन, और अगर दोनों है तो कैश और लोन दोनों आ जाएंगे। कैश तो कैश में कम हो जाएगा, लोन कैपिटल की तरह दिखा देंगे, लायबिलिटी की लायबिलिटी होगी ना वो। और एक आपको इस एंट्री को ट्रांसफर करते टाइम ध्यान रखना है, एक्स और वाई डेबिट है तो एक्स के कॉलम डेबिट कर दीजिए, वाई के डेबिट नाम जेड का हो जाएगा, और जेड को क्रेडिट कर दीजिए, नाम अक्षर वाई दोनों का हो जाएगा। समझ गए। क्योंकि एंट्री हमारी क्या होती है, रिमेनिंग पार्टनर्स मतलब बचे हुए, मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स, जो पार्टनर जा रहा है उसको हम रिटायर, उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ये पॉइंट था भाई, कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। अब इसके बाद रिटायरमेंट के केस में कैपिटल का एडजस्टमेंट जैसे एडमिशन में किया था उसी तरह से रिटायरमेंट के केस में किस प्रकार से करेंगे, अगली क्लास हमारी इस टॉपिक पर होगी। तो आप ये क्वेश्चन कर लीजिए। मैं बीच में 2-3 दिन का गैप देता हूँ। आप ये मत सोचना कि भाई मैं बना नहीं रहा हूँ क्लास, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को धीरे धीरे सिलेबस कवर करवाएं, पूरा साल पढ़ा बड़ी तसल्ली से करवाएंगे। ठीक है, ओके बाय। समझ में आ गया होगा तो भैया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो अकाउंट्स के बच्चे और हैं उनको फॉरवर्ड करिए। BCom MCom कोई भी बच्चा हो उनको बताइए, वो समझेंगे। किसी को कोई टॉपिक समझना हो अपना कमेंट्स में डाल दो, कि चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटेंसी हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, ठीक है, चाहे कंपनी लॉ हो, चाहे मर्केंटाइल लॉ हो। तो कोई भी सब्जेक्ट में जिसको आपको लगता है कि हमें ज़रूरत है समझने की, आप टॉपिक बताइए, वो आप उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू, बाय।